हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब बढ़िया। वेरी गुड। हम लोग पढ़ रहे थे करंट इलेक्ट्रिसिटी और आज है करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 3 और आज का टॉपिक है हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल ऑफ मेटल्स। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मेटल्स के अंदर किस तरह से इलेक्ट्रॉन जनरेट होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं जिससे वो करंट को फ्लो करा सकता है। सीधे शब्दों में कहें तो हम इलेक्ट्रॉन की औकात को जानेंगे कि मेटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसकी क्या ताकत है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। जी हां, मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोगों का जो टॉपिक है वो आज का है फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल ऑफ मेटल्स। धातुओं के लिए हमको फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल समझना है। देखिए होता क्या है कि हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन पढ़ा हुआ है। इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन में बताया गया था कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। कि किसी भी मैटर के अंदर पे अगर चार्ज फ्लो करेगा तो हम कहेंगे कि वहां पर करंट फ्लो हो रही है। तो हमारे सिलेबस में जो करंट फ्लो पढ़ना है वो सिर्फ मेटल्स में ही पढ़ना है। तो मेटल के अंदर चार्जेस कहां से आ रहे हैं, कहां से आते हैं चार्जेस? जो इलेक्ट्रॉन्स हम सुनते हैं बचपन से, वो इलेक्ट्रॉन्स मेटल के अंदर किस तरीके से प्रोड्यूस हुआ है, कहां से आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो जनरली एटम के पास में होता है, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर लगा रहे होते हैं। तो वहां से कैसे बाहर आया है इस पे हमको बेसिकली आज चर्चा करनी है और जो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा उसकी डिटेल समझना है। तो हुआ क्या है, यहां पर हम लोग एक बेसिक सी बात जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि दुनिया का कोई भी मटेरियल हो, दुनिया का कोई भी मटेरियल हो, वो किससे बना हुआ है बेटा? वो बना है एटम से। ये बात हमको बचपन से ही पता है कि दुनिया में जितने भी पदार्थ दिखते हैं वो सभी छोटे छोटे एटम से मिलकर बने हैं। तो यहां पर होता यह है कि आपके पास में एक मेटल का मान लो टुकड़ा है, सपोज दैट एक मेटल का पीस है जिसके अंदर क्या होगा, ढेर सारे एटम्स होंगे, नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो मान लेते हैं एक एटम ये है, एक एटम ये है, एक एटम ये है, ऐसे बहुत सारे एटम्स होंगे। हम कुछ बना देते हैं भैया डिजाइन समझने के लिए। मान लेते हैं ये एटम्स है। तो मेटल के अंदर में बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? एटम्स। मेटल हो चाहे कोई भी पदार्थ हो, सब में एटम होते हैं। अब हम किसी एक एटम पे बात करने जा रहे हैं, किसी एक एटम पे बात करने जा रहे हैं। मतलब एक एटम को जूम करके अगर हम लोग देखें तो हमको क्या दिखाई देगा? दुनिया का हर पदार्थ किससे बना हुआ है बेटा? एटम से। तो मेटल भी बनी होगी एटम से। अब एक एटम को अगर हम डिटेल में देखें तो हमको दिखाई देता है एक न्यूक्लियस। क्या दिखाई देता है हमको? एक न्यूक्लियस दिखाई देता है जिस पर कैसा चार्ज है बेटा? पॉजिटिव चार्ज है। यहां पर प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, यह बात पता है। और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ अलग अलग ऑर्बिट में क्या लगा रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं। मान लेते हैं इतनी ऑर्बिट्स हैं, बहुत सारी ऑर्बिट होती हैं, इनफाइनाइट होती हैं, और इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। इस तरीके से मान लेते हैं, कुछ ऐसे डिजाइन बना ले रहे हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन्स को देख लेते हैं समझने के लिए। कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है भैया, ये सब इलेक्ट्रॉन है। ये जितने भी डॉट बनाए हुए हम लोगों ने वो सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो होता क्या है बेटा, जो इलेक्ट्रॉन्स नीचे वाली ऑर्बिट में होते हैं वो न्यूक्लियस के बहुत पास में होते हैं, और पास में होने की वजह से न्यूक्लियस इन इलेक्ट्रॉन्स पर जो फोर्स लगाता है अट्रैक्शन का, क्योंकि ये पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन निगेटिव है, तो निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में अट्रैक्शन का फोर्स आ जाएगा। तो ये न्यूक्लियस इस इलेक्ट्रॉन पर बहुत तेजी से फोर्स लगाएगा। ठीक है भैया। अब इसके ऊपर जो ऑर्बिट है वहां पर भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन वो ऑर्बिट थोड़ी सी बड़ी है, थोड़ी सी दूर है, तो ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इसकी तुलना में दूर हो जाएगा। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन दूर होगा तो न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाने वाला अट्रैक्शन का फोर्स थोड़ा सा वीक हो जाएगा। अब इतनी दूर तक ताकत नहीं दिखा पाएगा न्यूक्लियस कि यहां पर था तो कस के घसीट दिया था, इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चला गया, अब उतनी ताकत से खींच नहीं पा रहा है। तो जैसे जैसे हम ऊंची ऑर्बिट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन दूर होता जा रहा है न्यूक्लियस से, तो ये फोर्स ग्रेजुअली कम होता चला जा रहा है।
एक ऑर्बिट के बाद दूसरी ऑर्बिट में कम, तीसरी में और कम, चौथे में और कम, पांचवें में और कम। इस तरीके से वो धीरे धीरे फोर्स क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। तो जरा सोचिए, जो लास्ट वाली ऑर्बिट होगी, मतलब जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन होगा, जो लास्ट वाला, वो कुछ स्पेशल होगा। लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं ना। वैलेंस ऑर्बिट होती है हमारी, ये यहीं से वैलेंस डिसाइड करते हैं, वैलेंसी संयोजकता। तो लास्ट वाला जो इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से इतनी ज्यादा दूरी पर चला जाता है, इतनी ज्यादा दूरी पर चला जाता है कि ये न्यूक्लियस के द्वारा लगाया जाने वाला जो फोर्स है वो बहुत कम हो जाता है, बिल्कुल ना के बराबर लगता है, लेकिन ना के बराबर, इतना ज्यादा कम हो जाता है। तो हम क्या बता रहे हैं कि जैसे जैसे ऑर्बिट दूर हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स भी दूर होते जा रहे हैं, तो ये फोर्स धीरे धीरे घटता जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट में होगा, जो इलेक्ट्रॉन सबसे लास्ट वाली ऑर्बिट में होगा बेटा, ध्यान देना, वो इलेक्ट्रॉन पर ये न्यूक्लियस सबसे कम फोर्स लगा रहा है, यानी कि सबसे कम फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे लग रहा है बाकी इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत वीकली बाउंड है, बहुत कमजोर रूप से बंधा हुआ है। अब यहां पे अगला स्टेप निकल के आता है, क्या कि ये इलेक्ट्रॉन अपने आसपास के एटमॉस्फेयर से, अपने आसपास के सराउंडिंग से कुछ एनर्जी गेन कर लेता है। हमें पता है बेटा, दुनिया का सबसे लोवेस्ट टेम्परेचर 0 केल्विन है। अगर कोई वस्तु का ताप 0 केल्विन हो जाए तो फिर उसकी एनर्जी 0 हो जाती है, लेकिन 0 केल्विन किसी का भी टेम्परेचर नहीं होता। हर ऑब्जेक्ट का, हर वस्तु का, ब्रह्मांड में हर जगह जो टेम्परेचर है वो 0 केल्विन से थोड़ा सा ज्यादा ही होता है, या फिर जनरल लाइफ में तो बहुत ज्यादा होता है 0 केल्विन से। तो यहां आसपास का जो नॉर्मल टेम्परेचर है, नॉर्मल ही बात हम लोग कर रहे हैं, यहां पर कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर की बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मल रूम टेम्परेचर की बात करें तो 27 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि 300 केल्विन। तो नॉर्मली इतना टेम्परेचर होता है कि आसपास के टेम्परेचर की वजह से ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन कर लेता है। टेम्परेचर की वजह से जब इसको एनर्जी मिलती है तो वो एनर्जी इतनी सफिशियंट होती है कि इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ताकत प्रोवाइड करा दे कि ये इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर आ जाए। दो बातें, पहली बात, ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में ही है, लेकिन न्यूक्लियस इस पे ज्यादा फोर्स नहीं लगा पा रहा, बहुत ही वीकली फोर्स लग रहा है, बहुत कमजोर फोर्स लग रहा है। बट ये इलेक्ट्रॉन को एटमॉस्फेयर से थोड़ी सी एनर्जी मिल गई, तो एटमॉस्फेयर से थोड़ी सी एनर्जी ही इसके लिए सफिशिएंट है, और उस एनर्जी को लेकर के इतना ये ताकतवर हो जाता है कि इस न्यूक्लियस के द्वारा लगाए जाने वाले कमजोर फोर्स का ये सामना आराम से कर लेता है। कहता है हट, हमें नहीं रुकना यहां पर, और इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ करके कहां निकल आता है, बाहर। तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट को छोड़कर जब बाहर निकल आता है, तो इसी इलेक्ट्रॉन को मेटल्स के अंदर हमने क्या नाम दिया बेटा, फ्री इलेक्ट्रॉन। समझ आ रही है बात? तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकल के आता है तब इसको क्या बोलते हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो यहां पर मेटल के अंदर क्या है, जितने भी एटम हैं इन सभी की आउटर मोस्ट ऑर्बिट का जो इलेक्ट्रॉन है, एटमॉस्फेयर से एनर्जी लेकर के कहां निकल आया है, बाहर। तो इस वाले ने भी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया, इस वाले एटम ने भी एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, इसने भी निकाला। जितने भी एटम हैं सबके सब इलेक्ट्रॉन को कहां निकाल देते हैं, बाहर। अब मेटल्स में वो सीन अलग है कि कुछ मेटल्स एक इलेक्ट्रॉन निकालती हैं, कुछ 2 निकालती हैं, कुछ 3 निकालती हैं, तो वो केस एक अलग है। केस अलग क्या बात है, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टी है। अब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, दोनों ही दूर हैं, तो दोनों ही वीकली फोर्स से बंधे होंगे, तो दोनों ही बाहर आ जाएंगे। तो मेटल्स के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है वो डिपेंड करता है एटॉमिक नंबर पर। तो खैर वो बात कोई मतलब नहीं है यहां पर। तो कम से कम एक इलेक्ट्रॉन तो मेटल्स बाहर निकाल ही देती हैं, इसीलिए वो मेटल्स हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहां निकल के आ गए, बाहर। अब मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना, ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आ गया जो कि निगेटिव है, ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आ गया तो यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा बेटा, पॉजिटिव। तो ये इलेक्ट्रॉन जब बाहर आया तो इस पर आया पॉजिटिव चार्ज। तो अपने जो टर्मिनोलॉजी है उसको जरा ध्यान से समझना है, जो हमारे टर्म्स हैं उनको बहुत ध्यान से समझना। अभी तक ये एटम हुआ करता था, बट अब इसने आउटर मोस्ट ऑर्बिट का इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया है, जिसके कारण ये अब एटम नहीं कहलाएगा। ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये कहलाएंगे अब पॉजिटिव आयंस। क्या कहलाएंगे, पॉजिटिव आयंस।
तो अपने हम टर्म्स को सही से याद रखेंगे, गलत नहीं बोलेंगे। अब उनको एटम नहीं कहना है, क्या बोलना है, पॉजिटिव आयन बोल देना है, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन सारे बाहर आ गए हैं हर एटम से, और ये एटम अब किसमें कन्वर्ट हो गए हैं, आयंस में। अब इनको आयंस कहा जाएगा। ये चल नहीं सकते, अपनी ही जगह पर रुके होते हैं। जो सॉलिड के एटम होते हैं, हमें पता है ना, वो तो अपनी अपनी जगह पर रुके होते हैं। इलेक्ट्रॉन ही तो बाहर आया है, क्यों इलेक्ट्रॉन बाहर आ गया, वो अभी भी समूचे के रखे हुए हैं, एक इलेक्ट्रॉन ही कम हुआ है उनसे। तो अब उस एटम का ही नाम हमने क्या रख दिया, उसका नाम रख दिया पॉजिटिव आयन, ठीक, वो अपनी जगह पर रुका है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेकर कहां आ गए हैं, बाहर। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो सब एनर्जी लेके कहां गए हैं, बाहर। इस एनर्जी को बेटा हम लोग क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। ये जो हीट से एनर्जी मिली हुई है, आसपास के टेम्परेचर से एनर्जी मिली है, इस इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी प्राप्त हुई है उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, थर्मल एनर्जी कहेंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनको हम क्या बोल रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो समझिए बात को, यहां पर हमको पढ़ना था फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल। क्या पढ़ना था, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मॉडल में सबसे पहली बात हमको क्या करनी है, इलेक्ट्रॉन्स आए कहां से। तो इलेक्ट्रॉन कहां से आए हैं, ये मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि वो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन बहुत वीकली बंधा होता है न्यूक्लियस से, तो आसपास के एटमॉस्फेयर से इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी मिल जाती है कि वो इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाता है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन के पास थी एनर्जी, क्योंकि वो थर्मल एनर्जी लेकर के बाहर आया था, यहां पर एनर्जी मिली थी तभी वो बाहर आया है। तो इस थर्मल एनर्जी की वजह से, इस थर्मल एनर्जी की वजह से ये इलेक्ट्रॉन रुका नहीं है। ध्यान से सुना मेरी बात, ये थर्मल एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन रुका नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन लगातार चलते हैं, क्योंकि इसके पास एनर्जी है। एनर्जी किस रूप में होगी बेटा, काइनेटिक एनर्जी के रूप में। ये जो थर्मल एनर्जी है वो किस फॉर्म में है, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है। किस फॉर्म में है ये, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। तो ये इलेक्ट्रॉन रुका नहीं होगा, जैसे ही एटम से बाहर आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन चलना शुरू कर देगा, और चलते चलते ये क्या होता है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन चलेगा तो जाकर के इस एटम से कभी टकराएगा, तो टक्कर मार के नीचे चला जाएगा, फिर वो मालूम पड़ा वो यहां चला गया, फिर यहां से टक्कर मार के यहां गया, ये इधर गया। कुल मिलाकर के एक अजीब सा मोशन यहां इलेक्ट्रॉनों को दिखाई देगा। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, टक्कर मार मार के घूम रहा है एटम में, और कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, कोई इधर आ रहा है, कोई इधर जा रहा है। सब के सब इलेक्ट्रॉन भयंकर टाइप का अजीब सा मोशन कर रहे हैं इधर उधर। तो इस मोशन की कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है टक्करों की वजह से, तो इसलिए इस मोशन को हम लोग बेटा क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। ये टर्म आप याद रखिएगा एक एक करके। तो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा, थर्मल एनर्जी लेकर के बाहर आएगा, और इस थर्मल एनर्जी को जो मिलती है इलेक्ट्रॉन को, वो किस रूप में मिलती है, काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में। ये काइनेटिक एनर्जी की वजह से इलेक्ट्रॉन रुकता नहीं है, भागता है, चलता रहता है, और चलते हुए ये लगातार एटम से टकरा रहा है, और इसी टक्कर की वजह से इसकी डायरेक्शन लगातार चेंज होती जा रही है, इधर उधर मोशन कर रहा है। तो इस अजीब से मोशन को, बिना किसी फिक्स डायरेक्शन के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन। रैंडम का मतलब ही होता है यादृच्छिक, अनियमित, कुछ भी नियमित नहीं है, रेगुलर मोशन नहीं। रेगुलरिटी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम मोशन बोलते हैं। तो इस इर्रेगुलर मोशन को हमने क्या बोला है, रैंडम मोशन। तो वैज्ञानिकों ने अब क्या सोचा इसके बारे में कि ये इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जो मोशन कर रहा है, इसके विषय में हमको क्या बताना पड़ेगा कि इसकी एनर्जी कितनी है, कितने जूल एनर्जी है, या चल रहा है तो कितना तेज चल रहा है, मतलब उसकी स्पीड कितनी है, वेलोसिटी कितनी है। तो इन सारी चीजों को कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करने के लिए उन्होंने दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया, बहुत गर्मी है यार, देखो जिस तरह से हम तुम लोगों के लिए यहां पर मेहनत कर रहे हैं, समझ लो यहां पर एसी तो लगा नहीं सकते, औकात नहीं है, फैन हम चला नहीं सकते यहां पर, रीजन ऑडियो क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो उस चक्कर में सब कुछ बंद करके गेट भी बंद करना पड़ता है ताकि बाहर की रोशनी बोर्ड में ना पड़े, नहीं तो फिर दिक्कत करेगा, रिफ्लेक्ट करेगी लाइट। तो सब बंद करके बनाना पड़ रहा है, पसीने का ये हाल है। तो अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम ये चाहते हैं बेटा आप भी मेहनत करें। आप भी मेहनत करोगे तो वहीं से हमको बूस्ट मिलेगा, वहीं से हमारे अंदर एक मोटिवेशन आएगा, सेल्फ मोटिवेशन मेरे अंदर, ताकि और वीडियोस हम लाकर आपको दे पाए। तो पूरा वीडियोस को देखिए और अच्छे से पढ़ाई करिएगा। समय है आपके पास, अभी एग्जाम के लिए टाइम है, आराम से उस समय का यूटिलाइज करें और अच्छे से तैयारी करिए।
ठीक है, तो हम लोग कहां पे थे? हाँ, तो ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, जो वेलोसिटी होगी, सब कैलकुलेट करना है। तो वैज्ञानिकों ने यहां पे लगाया तिकड़म। क्या तिकड़म लगाया? उन्होंने कहा कि यार मेटल के अंदर ये जो इलेक्ट्रॉन रैंडमली इधर उधर मोशन कर रहा है, ये मोशन तो बिल्कुल उसी तरीके है जैसे किसी गैस के मॉलिक्यूल मोशन करते हैं। अब गैस के मॉलिक्यूल कैसे मोशन करते हैं भैया? हमारे रूम में जो एयर है, या आप जहां पर बैठ करके वीडियो देख रहे हैं तो रूम होगा, नॉर्मली सी बात है, रूम में ही बैठे होगे, हो सकता है बाहर भी हो, अलग बात है। तो जहां पर भी होगे यार, वहां पर एयर तो एटलीस्ट होगी ही। तो एयर के मॉलिक्यूल किस तरीके से मोशन करते हैं? रैंडमली। कोई एटम नहीं, मॉलिक्यूल इधर जा रहा है, कोई मॉलिक्यूल इधर आपस में टकराया, इधर चला गया, वो इधर चला गया, उधर जाके फिर टकराया, फिर नीचे आया, नीचे टकराया, फिर इधर चला गया। तो कोई भी मॉलिक्यूल किसी भी डायरेक्शन में मोशन कर सकता है, पूरी तरीके से मोशन वहां पर भी रैंडम है। हम कुछ भी क्लियर नहीं बता सकते कि ये वाला मॉलिक्यूल यहां से वहां तक पहुंचेगा, कितनी देर में पहुंचेगा, नहीं बता सकते आप। बीच में कितनी टक्करें होंगी, कितने बार उसके मोशन की डायरेक्शन बदल जाएगी कि यहां से वो यहां तक गया, मालूम पड़ा यहां के बीच में टक्कर होगी, डायरेक्शन उसकी ये हो गई, वो और दूर निकल के चला आया, वो तो उस टारगेट से बहुत दूर आ गया। तो ये समस्या है रैंडम मोशन की। फिक्स कुछ नहीं कह सकते, यहां पर सारी प्रोबेबिलिटी की बातें हैं, प्रायिकता, संभावना हो सकती है यहां पर कि ये इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इतनी है, या इस एटम की वेलोसिटी इतनी है, या यहां पर मॉलिक्यूल की वेलोसिटी इतनी है, जो भी रैंडम मोशन में चल रहे हो। तो यहां पर इन इलेक्ट्रॉनों को आप कंपेयर करा सकते हैं किसी गैस के मॉलिक्यूल से। बिल्कुल उसी तरीके से ये इलेक्ट्रॉन मोशन कर रहे हैं जैसे किसी गैस के मॉलिक्यूल करते हैं। जैसे किसी गैस के मॉलिक्यूल मोशन कर रहे हैं, ठीक उसी तरीके ये इलेक्ट्रॉन भी क्या कर रहे हैं? मोशन कर रहे हैं। तो वैज्ञानिकों ने कहा क्यों ना इनके पूरे इलेक्ट्रॉन के मोशन को हम गैस के रूप में देखें। तो इन्होंने इसको एक नाम दिया, इलेक्ट्रॉन गैस। और इसीलिए इस पूरे मॉडल को हम इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ मेटल्स। यानी कि मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो बाहर आए हैं एटम से, वो रुके नहीं हैं, चल रहे हैं, रैंडमली चल रहे हैं, और वो बिल्कुल गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। इसलिए हम उन इलेक्ट्रॉन्स के मोशन को क्या मानेंगे? इलेक्ट्रॉन गैस कहेंगे। ये गैस के मॉलिक्यूल्स है, ऐसा मान लेंगे। और ऐसा मान लेने से हमको बेनिफिट बहुत हुआ, क्योंकि गैस के लिए हमारे पास सारे फॉर्मूले पहले से ही तय हैं, हम बना चुके हैं। जैसे गैस के मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो वो फॉर्मूला हम निकाल चुके हैं, VRMS क्लास 11 में निकाला गया है, 3kT/m। ये फॉर्मूला हम बना चुके हैं क्लास 11 में। एक फॉर्मूला और भी बनाया गया था, 3RT/m। एनर्जी का फॉर्मूला भी हम लोग बना चुके हैं, 3/2kT। ये एनर्जी का फॉर्मूला होता है। हालांकि हम अभी एनर्जी पे इंटरेस्टेड नहीं है, हमको वेलोसिटी पे बात करना है। तो हम चाहें तो एनर्जी भी इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह अगर काम कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी भांति व्यवहार कर रहे हैं, तो हम यहां पर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी को गैस के मॉलिक्यूल की वेलोसिटी वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसका फॉर्मूला हमारे सामने लिखा हुआ है। तो इस पे वैल्यू रख करके देखते हैं जरा कि ये इलेक्ट्रॉन्स कितनी रफ्तार से चलते हैं। तो यहां पर 3 तो कांस्टेंट है। के क्या चीज है बेटा? के को बोलते हैं बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है बेटा 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। जूल पर केल्विन। टी क्या है बेटा? टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। टी है एब्सोल्यूट टेम्परेचर जो कि केल्विन में होगा। और एम क्या है? एम है बेटा मास। किसका? जो भी मोशन कर रहा हो, गैस का मॉलिक्यूल होगा तो गैस के मॉलिक्यूल का मास हो जाएगा, और यहां तो खैर इलेक्ट्रॉन है तो मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, जिसकी वैल्यू भी हम लोगों को पता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा? इसकी वैल्यू होती है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। हम यहां पर 9 लिख देते हैं केवल। अगर हम ये सारी वैल्यूज को यहां पर रख दें तो हमको VRMS का पता चल सकता है।
तो पता करते हैं भैया VRMS कितना है। तो VRMS इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 3, के की वैल्यू कितनी होती है बेटा, लिखा हुआ है 1.38 इंटू 10 टू द पावर -23, ओके, इंटू कैपिटल T एब्सोल्यूट टेम्परेचर है ये। तो टेम्परेचर जो है कौन सा ले लोगे टेम्परेचर भाई, कौन सा टेम्परेचर ले लोगे, ऐसे तो अपने आप से कोई लिख नहीं सकते, बट फिजिक्स में एक बात मान लिया गया है कि जो रूम टेम्परेचर है वो बेटा 27 डिग्री सेल्सियस है। रूम टेम्परेचर कितना ले लेना, अगर आपको टेम्परेचर नहीं दिया गया है किसी क्वेश्चन में तो वहां रूम टेम्परेचर की बात हो रही है, नॉर्मल टेम्परेचर की बात हो रही है। तो नॉर्मल टेम्परेचर हमारे लिए बेटा कितना होगा, नॉर्मल टेम्परेचर हमारे लिए होगा 27 डिग्री सेल्सियस। और इस टेम्परेचर को अगर हम एब्सोल्यूट में कन्वर्ट करें, केल्विन में कन्वर्ट करें, तो ये हो जाएगा 27 प्लस 273, फाइनली जो निकल करके आएगा वो हो जाएगा 300 केल्विन। 27 डिग्री सेल्सियस 300 केल्विन, एक ही बात है, लेकिन एब्सोल्यूट के फॉर्म में लिखना है तो केल्विन में लिखेंगे। तो यहां पर टेम्परेचर हम 300 केल्विन मान लेते हैं कि सामान्य ताप है, बटे में m, तो मास की वैल्यू में बताइए इलेक्ट्रॉन की। अब 9.1 हमने नहीं लिखा है, यहां पर 9 लिखा, उसकी वजह यह है 3 तिरका ये 9 हो जाएगा, 9 से 9 ही कैंसिल हो जाएगा। 0.1 लगा लेते हैं तो कैलकुलेशन बढ़ जाती है, हमको जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू समझनी है। 3 से 3 मतलब 3 और 3 का गुणा करने के बाद 9 से कैंसिल हो गया। अब हमारे पास वैल्यू बेटा कितनी बची हुई है, 1.38 10 टू द पावर -23 -31 ऊपर गया तो 31 प्लस का हुआ, ये दो जीरो भी हैं तो 33 बना लेगा, 33 में से 23 चला जाएगा तो 10 की पावर बचेगी प्लस की 10। अब 1.38 है, यानी कि अगर ये 1 लिखा होता तो स्क्वायर रूट 1 ही आता, लेकिन 1 से थोड़ा सा ज्यादा है तो यहां पर भी थोड़ी सी बड़ी वैल्यू मिलेगी 1 से। खैर छोड़ते हैं, अप्रोक्सीमेट अगर वैल्यू निकालते हैं तो उसको 1 मान के छोड़ देते हैं, तो 10 की घात 10 लिखा हुआ है तो इसकी वैल्यू मिलेगी 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। ये एक रिजल्ट हमारे पास निकल करके आया कि जो इलेक्ट्रॉन बेचारा ये एटम से बाहर निकला, जिसको फ्री इलेक्ट्रॉन कहा, वो थर्मल एनर्जी लेकर के आया था, और थर्मल एनर्जी लेने के बाद वो रुका नहीं है, रैंडम मोशन कर रहा है, लगातार भाग रहा है। और इस रैंडम मोशन की जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी है वो थोड़ी बहुत नहीं है, 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड है। और अगर हम इसको फील कराएंगे वैल्यू कितनी है, तो देखिए इस 10 की पावर 5 को हम लिख सकते हैं 10 की पावर 2 किलोमीटर पर सेकेंड। 10 की घात 3 तो किलोमीटर में चला गया, तो 3 तो 5 हो गया, अभी भी वही लिखा हुआ है, यानी कि लिखा हुआ है 100 किलोमीटर पर सेकेंड। ये इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकल करके आया है, ये इलेक्ट्रॉन इतना साधारण नहीं है कि नॉर्मली चल रहा हो, ये इलेक्ट्रॉन 100 किलोमीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चलता है। सोचो कितनी रफ्तार है ये, 100 किलोमीटर पर सेकेंड, कोई थोड़ी बहुत रफ्तार नहीं है, ये बहुत ज्यादा रफ्तार है बेटा, ये बहुत ज्यादा। कानपुर में है हम, कानपुर से लखनऊ की जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर, तो हम कानपुर से लखनऊ चले जाएं 1 सेकंड में, सिर्फ 1 सेकंड में, ये रफ्तार है इलेक्ट्रॉन की। सोचो, फील करके देखो, इलेक्ट्रॉन मेटल के अंदर चलता है, हम जानते हैं हम लोग, मतलब वो बात तो हम नहीं कहेंगे कि हमको ऐसा लग रहा है कि एटम से इलेक्ट्रॉन बाहर निकला है तो रुका है। जाहिर सब बच्चे जानते हैं इस बात को कि इलेक्ट्रॉन रुका नहीं, वो मूव कर रहा है, एनर्जी है, लेकिन वो मूवमेंट की जो वेलोसिटी है वो आम वेलोसिटी नहीं है, बहुत तेज है, बहुत बहुत तेज। 1 सेकंड में 100 किलोमीटर का सफर तय करने की क्षमता रखता है, इतनी तेज वेलोसिटी है उसकी। तो यहां से हम इलेक्ट्रॉन गैस का मॉडल जैसे ही माना कि ये इलेक्ट्रॉन जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स की तरह बिहेव करेगा, इनका बिहेवियर जो है वो लाइक मॉलिक्यूल ऑफ द गैस है, तो उस हिसाब से हमने इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी निकाली तो वो बहुत हैवी निकल के आई है, 100 किलोमीटर पर सेकेंड। अब यहां पर एक सवाल उठता है, ये जेन्युइन सवाल है कि मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स एटम से आया है, हमें पता है यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन्स रुका भी नहीं है, बात सही है, उसके पास वेलोसिटी बड़ी भयंकर है, भयानक टाइप की है, 100 किलोमीटर पर सेकंड वाली है, ठीक बात है, तो हमको करंट क्यों नहीं मिलती? हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब भी चार्जेस चलते हैं तो करंट फ्लो होती है, तो मेटल के अंदर पे जो इलेक्ट्रॉन है वो रुका नहीं, वो चल रहा है,
और बहुत तेज चल रहा है और चल रहा है तो वहां पर करंट फ्लो होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चलेगा, चार्ज चलेगा तो उसके इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन पे जाएगा तो करंट अपोजिट डायरेक्शन में हमें मिलनी चाहिए। बट हमारा सामान्य अनुभव यह बोलता है कि अगर एक तार है हमारे पास और उसमें बैटरी ना जोड़े तो करंट फ्लो नहीं होगी, छू भी लेंगे तो करंट नहीं मारेगा। हमारे घर में लोहे के दरवाजे अगर उनको हम टच करते हैं तो क्या वो करंट मारते हैं? अगर वो बैटरी से नहीं जुड़े होते हैं, कहीं से तार उससे टच नहीं करता है जिसमें करंट फ्लो हो रही है, तो कभी भी उस गेट में करंट नहीं आ सकता। तो ये कैसे हो पाता है, इस पे बात करें हम कि इलेक्ट्रॉन जब चल रहा है तो उसके पास वेलोसिटी है, चल रहा है, तो करंट फ्लो क्यों नहीं हो रही? तो हमें यह सब साफ करना पड़ेगा। और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं कुछ तो ले सकते हैं आप। ओके, यार बहुत गर्मी है, लग रहा है जाके पानी की टंकी में कूद जाए जाके। इतनी तेज गर्मी लग रही है बेटा। तुम लोग तो आराम से मजे में बैठे हो हैं, लो मजे लो तुम लोग, और क्या। चलिए बात करते हैं। हुआ ये कि मेटल के अंदर पे, जैसे कोई मेटल है, मान लेते हैं ये मेटल है, इस अब एटम नहीं बना रहे, ठीक है, हमें पता है कि वो एटम यहां पर मौजूद होंगे, इलेक्ट्रॉन जाकर उनसे टकराएगा। तो कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे गया, फिर इधर गया, टक्कर होने के बाद फिर इधर गया, 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 इस तरीके का मोशन होगा ना। अच्छा ठीक है, तो यहां पर एक इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, एक इलेक्ट्रॉन जैसे ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, इसका मोशन इस तरफ, इसका मोशन इस तरफ, इसका मोशन इस तरफ, इसका मोशन इस तरफ, कोई इलेक्ट्रॉन होगा इसका मोशन इस तरफ, कोई इलेक्ट्रॉन होगा इसका मोशन इस तरफ। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरी तरीके से रैंडमली मोशन में है। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा मेटल के अंदर जो इस डायरेक्शन पे जा रहा होगा, तो वो इस वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी इस वाले इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी से कैंसिल हो जाएगी, नेट इफेक्ट जीरो। जो इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन पे जा रहा है तो कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन 100% यहां पर मौजूद होगा जो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा होगा, तो वो उसको कैंसिल कर देगा। कोई इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहा होगा तो कोई ना कोई नीचे जा रहा होगा। तो इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन सभी की नेट वेलोसिटी जीरो हो जाती है। मतलब अगर बेटा वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, मान लेते हैं u1 वेक्टर, इसकी वेलोसिटी इस तरफ है, इसको बोल देते हैं u2 वेक्टर, इसकी इस तरफ है, बोल देते हैं u3 वेक्टर, इसको आप u4 वेक्टर, इसको u5 वेक्टर, इसको आप u6 वेक्टर, ऐसे करते करते un वेक्टर, मान लेते हैं n इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम निकालते हैं एवरेज वेलोसिटी, क्या निकालते हैं? एवरेज वेलोसिटी। अगर हम एवरेज वेलोसिटी निकालते हैं बेटा, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? एवरेज कैसे निकालते हैं किसी भी चीज का? पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो जितनी भी वेलोसिटी सबको ऐड कर दो, u1 वेक्टर प्लस u2 वेक्टर प्लस u3 वेक्टर प्लस डॉट डॉट सो ऑन प्लस un वेक्टर। यहां पर हमारे पास n वेलोसिटीज हैं भैया, तो n को जोड़ दिया, जितनी भी वेलोसिटीज हैं, बटे में कितनी है? n है ना, तो टोटल नंबर से डिवाइड कर दिया, पदों का योग बटे पदों की संख्या। ये हमें क्या मिल गई? एवरेज वेलोसिटी। क्या मिल गई? एवरेज वेलोसिटी। और क्या होगा, ये कितनी आएगी एवरेज वेलोसिटी? ये आ गई जीरो। क्यों जीरो आ गई? कि u1 वेक्टर की दिशा अगर इस तरफ है तो u2 वेक्टर की दिशा अपोजिट है, तो डायरेक्शन अपोजिट होने से u1 वेक्टर u2 को काट देगा। u3 अगर इस तरफ है तो u4 कहीं ना कहीं इस तरफ मिलेगा, ये इसको काट देगा। ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो आगे वाले कट जाएंगे। इसी तरीके से सबकी डायरेक्शन कहीं ना कहीं अपोजिट दूसरे वाले की मिली जाएंगी, अल्टीमेटली सब कट फिटी कितने हो जाएंगे? जीरो। तो मेटल के अंदर बिना बैटरी जोड़े, मेटल के अंदर बिना बैटरी जोड़े, मेटल के अंदर बिना बैटरी जोड़े क्या इलेक्ट्रॉन चलते हैं? आंसर है यस, चलते हैं। भयानक रफ्तार से चलते हैं। वीआरएमएस निकाला था 10 की पावर 5 मीटर पर सेकंड के आसपास। इस वेलोसिटी को बोलते हैं थर्मल वेलोसिटी। तो करंट मिलती है क्या? नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है? क्योंकि इतने सारे इलेक्ट्रॉन हैं जो रैंडम मोशन कर रहे हैं, उन सभी की वेलोसिटी का जो एवरेज निकल करके आएगा वो कितना आएगा? जीरो आएगा।
उन सभी इलेक्ट्रॉनों की एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0। यानी कि एवरेज रूप में उनकी वेलोसिटी 0 है, मतलब एवरेज फॉर्म में वो चल ही नहीं रहे, और जब वो चलेगा ही नहीं तो टोटल करंट कितनी? 0। क्या ये बात समझ आ रही है? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सभी रैंडम मोशन कर रहे हैं, उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी हो गई? 0 हो गई, लिहाजा कोई करंट मिलेगा सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि एवरेज फॉर्म में तो वो चल ही नहीं रहे। तो एवरेज वेलोसिटी कितनी मिल गई हमको? 0 मिल गई। यानी कि इलेक्ट्रॉन चले या ना चले कोई फर्क नहीं पड़ा, फाइनल रिजल्ट 0 है, अंडा है। अब यहां पर कुछ और टर्म है, उनको भी हम लोग समझ लें जल्दी से, तुम्हारा टॉपिक खत्म होने पर आ गया है। अब मान लेते हैं एक एटम है, ये एक एटम मान लेते हैं ये है, और एक एटम मान लेते हैं कहीं पर ये है। एक इलेक्ट्रॉन आया और जाकर के इस एटम से टकराया, ठीक है, और ये टक्कर के बाद में वो यहां चला गया, फिर इससे टकराया, वो यहां चला गया, फिर इससे टकराया, मान लो वो इधर चला गया। अब क्या हुआ कि सबसे पहली जो टक्कर हुई वो यहां हुई, दूसरी टक्कर यहां हुई, तीसरी यहां हुई। तो जब इलेक्ट्रॉन पहली बार टक्कर मारा है इस एटम में और उसके बाद दूसरी टक्कर इसमें हुई, तो पहली और दूसरी टक्कर के बीच में वो रिलैक्स था। रिलैक्स कहने का मेरा मतलब है कि यहां और यहां टक्कर हुई है, इसके बीच में तो कोई टक्कर हुई नहीं, तो वो परेशान तो हुआ नहीं, आराम से चलता जा रहा है, आराम से चल रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आराम से चल रहा है यानी कि वो रिलैक्स है। इसलिए दो टक्करों के बीच का जो टाइम होता है इसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। क्या बोलते हैं इसको? रिलैक्सेशन टाइम या टाइम ऑफ रिलैक्सेशन। The time taken by an electron, the time taken by an electron in between two successive collisions is called relaxation time. The time taken by an electron in two successive, दो क्रमागत, दो लगातार टक्कर, in two successive collisions is called relaxation time. दो लगातार टक्करों के बीच में या दो क्रमागत टक्करों के बीच में जो टाइम लेता है इलेक्ट्रॉन उसको बोलते हैं रिलैक्सेशन टाइम। आराम से चलता है और इसको हम लोग टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा टाइम को टी से लिखते हैं तो रिलैक्सेशन टाइम को हमने टाउ से लिख दिया है, और इसकी जो लगभग वैल्यू होती है वो 10 की पावर -14 सेकंड के आसपास होती है। लो इतनी जरा सी वैल्यू, मतलब कि इलेक्ट्रॉन पूरी पिक्चर में टकराता ही रहता है। एक टक्कर के बाद में दूसरी टक्कर में ये नहीं कि आराम से 1 घंटा मिला, 1 घंटे तक वो आराम से भाग रहा है, टक्कर नहीं हो रही, ऐसा नहीं है। 1 सेकंड भी नहीं, 10 की घात -14 सेकंड, बहुत ही कम समय है, 0 ही मान लो। तो इतने कम समय में टक्कर के बीच में को समय मिल पाता है बेचारा, तो लगातार वो टकराते रहता है। और इसके बीच में ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है, यहां से यहां तक चल के गया है ना, डिस्टेंस ट्रेवल किया है, इसको बोलते हैं हम लोग फ्री पाथ। शायद आपने क्लास 11th में ये टॉपिक पढ़ा हो, गैस के मॉलिक्यूल्स के लिए भी निकाला भी गया था लैम्डा का फॉर्मूला, तो उसको लैम्डा से लिखते हैं हम लोग, फ्री पाथ को लैम्डा से। और इसकी वैल्यू लगभग 10 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, लगभग 10 एंगस्ट्रॉम। तो ये रहा फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल। पूरा कंक्लूजन सिंपल सा है। इलेक्ट्रॉन आया कहां से? तो एटम से निकल के ही आएगा। क्यों निकल के आया? क्योंकि सबसे बाहर वाली ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन काफी वीक है, काफी वीक होने से थर्मल एनर्जी उसको मिल गई है इतनी ज्यादा कि वो फोर्स था वीक, तो फटाक से वो निकल के बाहर आ गया। तो जैसे ही वो बाहर निकल के आएगा तो थर्मल एनर्जी की वजह से वो रुका नहीं रहेगा, चलेगा, और चलने की जो रफ्तार है उसको बोलते हैं हम लोग थर्मल वेलोसिटी, और उसकी वैल्यू है 10 की पावर 5 मीटर पर सेकेंड। और यह जो इलेक्ट्रॉन का पूरा मोशन है इसको हमने क्या बोल दिया है? इलेक्ट्रॉन गैस बोल दिया है, जिससे कि हम चीजों को आसानी से समझ लें। गैस के मॉलिक्यूल को मान करके हम चलेंगे यहां पर इलेक्ट्रॉन को, तो काम आसानी से हमको समझ आ जाएगा सारा क्या हो रहा है यहां पर, क्या घटनाएं चल रही हैं। इलेक्ट्रॉन चलते हैं यहां पर, सही बात है, लेकिन करंट नहीं मिलती है। उसका रीजन ये है कि बिना बैटरी लगाए सारे इलेक्ट्रॉनों का मोशन तितर बितर है, बिखर गया है, इधर उधर दाएं बाएं भाग रहे हैं, इसलिए उनकी एवरेज वेलोसिटी कितनी है? 0 है। एवरेज वेलोसिटी 0 है तो एवरेज करंट भी 0 है। दो लगातार टक्कर के बीच में जो टाइम लगता है बेटा उसको क्या बोलते हैं? रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं, जिसका ऑर्डर 10 की पावर -14 सेकंड के आसपास होता है। ये सारी वैल्यू ऊपर नीचे हो सकती हैं, बिल्कुल होंगी भी, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग होती हैं। और VRMS, अब जैसे कि यहाँ पर 10 की पावर -14 सेकंड है, अब कोई मटेरियल है ज्यादा डेंस है तो वहां ज्यादा एटम पास होंगे तो समय और कम हो जाएगा। कोई मटेरियल कम डेंस है, एटम दूर दूर है, तो वहां समय थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो ये थोड़ा कम थोड़ा ज्यादा ये चल सकता है, ये होता है, हर मेटल में अलग अलग होता है। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बताई गई है। वेलोसिटी की वैल्यू भी जो 10 की पावर 5 आई है वो भी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है, लगभग इसके आसपास होता है। ऐसे ही इनके बीच की जो चली गई दूरी है, जो डिस्टेंस है, उसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ। और यही पूरी चीजें कहलाती हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल, कि इलेक्ट्रॉन कहां से आएगा,
इलेक्ट्रॉन की क्या वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन में टक्कर कितनी हो रही है, उसकी एवरेज वेलोसिटी कितनी निकल के आएगी, रिलैक्सेशन टाइम, फ्री पाथ, ये सारी चीजें आती हैं फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल में। और इसी मॉडल को एक तरीके से और एक्सप्लेन किया गया है, वो है क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। ये वाला हमारा जो मॉडल पूरा हमने एक्सप्लेन किया है, ये क्लासिकल मेथड है, एक होता है क्वांटम मेथड। तो क्वांटम मेथड हमारे सिलेबस में नहीं है, जब आप बड़े हो जाएंगे, बड़ी क्लासेस में जाएंगे, एक्चुअली में बड़े होने का कोई मतलब नहीं कि कुछ भी करो पढ़ने को मिलेगा ही। तो अगर आप पढ़ाई से जुड़े रहेंगे, आप फिजिक्स के क्षेत्र में रहेंगे, तो आपको हायर क्लासेस में क्वांटम मैकेनिकल मॉडल भी आपको मिलेगा फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए। फिर वहां पर यही सारी चीजें एक्सप्लेन करी जाएंगी क्वांटम फिजिक्स के बेसिस पे। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ में। तब तक घर पे रहिए और पढ़ते रहिए, और पढ़ते रहिए बस। ऑल द वेरी बेस्ट।